नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 4 यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं कि दो चर का मतलब यहां पर x और y से संबंधित है। हालांकि आप PQ का भी उपयोग कर सकते हैं, XY है, WY है, यानी A से लेकर Z तक जो भी चर है उनका उपयोग कर सकते हैं, परंतु प्रायः चैप्टरों के अंदर एक्स वाई का अधिकतर उपयोग होने की वजह से हम एक्स वाई का यहाँ पर उपयोग करेंगे। दूसरी बात, रैखिक का मतलब होता है सुरेख, यानी एकदम सीधा। अगर रैखिक की बात हम करें तो जिसके अंदर बात करें घातांक, तो जिसका घातांक कितना होना चाहिए, तो घातांक जो है वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। अगर वो 2 हो जाएगा तो वो द्विघात हो जाएगा, फिर वो रैखिक नहीं बन सकता। तो वहां पर जब द्विघात बनेगा तो ये इस चैप्टर के लिए वो शर्त लागू होगी नहीं। तो इस चैप्टर के लिए कौन सी शर्त लागू होगी? तो ध्यान रखना कि जिसमें आपका घात कितना होना चाहिए, घातांक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 के ऊपर होना नहीं चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं यहां पर। तो लिखा गया है प्रश्नावली 4.1 के अंदर पहला क्वेश्चन, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बनाएं। सबसे पहले बात करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक स्वरूप होता क्या है। तो उसका व्यापक स्वरूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं यहां पर, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि ax क्या है, by क्या है, c क्या है। तो सबसे पहले बात करें x, तो आप समझ रहे वो चर हो गया, ये रहा चर। अच्छा, y भी क्या हो गया? चर हो गया। अच्छा, ये भी, क्योंकि दो चर हो गए ना, पहला चर और दूसरा चर। अच्छा, इस c का मतलब क्या है? तो c का मतलब ये है अचल पद, जिसकी बात करते हैं। अचल पद मतलब जिसके साथ ना तो x है ना तो y है, अकेली संख्या है। ठीक है। अच्छा, ये a और ये b का मतलब क्या है? तो ab की बात करें तो x का जो सहगुणक, ऐसे तो इसे गुणांक कहते हैं, ठीक है, लेकिन सहगुणक भी कुछ लोग बोलते हैं। तो x का गुणांक कितना हो गया? यहाँ पर a हो गया, y का गुणांक क्या हो गया? b हो गया, और c जैसा कि मैंने आपको बताया है तो c जो है अचल पद है। अब इन सब के बीच में हमेशा कैसा धनात्मक रिश्ता कहलाता है, लेकिन हो सकता है कि संख्या जो हो, जो b की कीमत हो, जो c की कीमत हो, a की कीमत हो, वो माइनस में यानी ऋणात्मक भी हो सकती है। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल की चर्चा हम यहाँ पर करते हैं 4.1 के तहत। एक नोटबुक कीमत, तो यहाँ पर लिखना आपको माना कि नोटबुक की कीमत बराबर ₹x। आपको ये संकेत के रूप में किताब में दर्शाया गया है, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो नोटबुक की जो कीमत है वो हमने कितनी ले ली? x रुपए। और कलम यानी पेन की बात करते हैं तो कलम की कीमत ₹y है। अब यहां पर इस कथन को मैं लिख रहा हूं, तो लिखा हुआ है कथन के अनुसार क्या दिया हुआ है? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो यहां पर लिख रहा हूं, इसलिए एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है। तो यहां पर देखते हैं, तो लिख रहा है यहां पर नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत। तो यहां पर गुनी शब्द हो, जितना शब्द हो, तो दोनों के बीच में बराबर उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे नोट बुक की कीमत बराबर कलम की कीमत। अच्छा, अब यहां पर कितना? 2 गुना दिया है। ये 2 गुना किसके साथ दिया है? 2 गुना दिया है कलम के साथ। तो यहां पर गुणा और 2। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर नोटबुक की कीमत के लिए हमने क्या माना है? यहां पर x माना है, तो x बराबर कलम की कीमत के लिए क्या माना? तो कलम की कीमत के लिए हमने y लिया है, गुणे का गुणे, 2 ऐसा का ऐसा। आगे यहां पर दर्शा रहा हूं, इसलिए x बराबर 2y। y 2 तो ऐसे लिखते नहीं है, ठीक है, ये सुनने में और लिखने में अजीब लगता है, तो इसको हम किस तरह से दर्शाते हैं? 2y के रूप में दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 2y। अब
ये प्लस में तो प्लस क्या बराबर किस बाजू आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस 2y बराबर 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो चर हमारे पास आ गए हैं, पहला चर और दूसरा चर, और ये दोनों चर पे जो घातांक है वो आप देख सकते हैं कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अगर लिखा नहीं तो 1 हम मानते भी हैं, 1 दिया हुआ है मतलब रैखिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसके व्यापक स्वरूप में है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर प्राप्त अभीष्ट समीकरण क्या है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 है। तो इस प्रकार से इस सवाल के ऊपर या इस सवाल के आधार पर से हमने जो यहाँ पर समीकरण प्राप्त किया, इससे संबंधित और अन्य सवाल भी जिसमें से आलू प्याज से संबंधित है, कुर्सी टेबल संबंधित है, ऐसे सवाल भी आप क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हम प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल सॉल्व करते। धन्यवाद।